अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज अ कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड ऑन पर यूनिट बेसिस। मतलब ये एक ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। किस बेसिस पे? पर यूनिट बेसिस पे। मतलब हम एक यूनिट की कितनी डायरेक्ट कॉस्ट है ये इजीली डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको लेकर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है। अब ये एग्जांपल देखो डायरेक्ट कॉस्ट को लेकर। रोहन एक क्लोथ मैन्युफैक्चरर है और वो 3 क्लोथ मैन्युफैक्चर करता है, शर्ट, पैंट और टी शर्ट। अब तीनों को ही बनाने के लिए कपड़े की जरूरत है और 1 मीटर कपड़े का रेट है 200 रुपए। अब रोहन को अपनी क्लोथ की कॉस्ट निकालनी है, यानी शर्ट की कॉस्ट निकालनी है, पैंट की निकालनी है और टी शर्ट की निकालनी है। अब रोहन क्या करेगा? रोहन कहता है मैं एक शर्ट की, एक पैंट की और एक टी शर्ट की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ। एक शर्ट बनाने में मेरा 2 मीटर कपड़ा लगता है, एक पैंट बनाने में मेरा 3 मीटर कपड़ा लगता है, टी शर्ट बनाने में भी मेरा 3 मीटर कपड़ा लगता है। अब कितने मीटर लगता है आप इस पे मत जाओ, हो सकता है मैंने कम ज्यादा कुछ बता दिया हो, तो उतना मेजरमेंट पे आप मत जाओ। आप कॉन्सेप्ट को समझो, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है और 1 मीटर का रेट कितना है? 200 रुपए। तो 2 मीटर का रेट कितना होगा? 400 रुपए। एक शर्ट के लिए कितने रुपए का कपड़ा लगता है? 400 रुपए का। उसी तरीके से एक पैंट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लगता है? 3 मीटर। 1 मीटर क्लोथ का रेट क्या है? 200 रुपए। तो 3 मीटर क्लोथ का रेट कितना हुआ? 600 रुपए। एक पैंट बनाने के लिए कितने रुपए का कपड़ा लगता है? 600 रुपए का। उसी तरीके से टी शर्ट पे आते हैं। टी शर्ट 3 मीटर में बनती है, 1 मीटर 200 तो 600 हो गया। तो एक टी शर्ट बनाने में 600 रुपए की कॉस्ट लगती है। अब शर्ट कपड़े से तो बन के तैयार नहीं होगी, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई टेलर चाहिए। टेलर फ्री में बनाएगा नहीं, वो टेलर कोई ना कोई पैसा तो लेगा। टेलर जो है वो एक ह्यूमन है और मैंने आपको कहा था ह्यूमन एफर्ट की कॉस्ट बिजनेस को पे करनी होती है। तो रोहन ने अपने बिजनेस के अंदर जिस टेलर को रखा है काम पर, वो टेलर ही शर्ट को तैयार करेगा। तो टेलर कहता है मैं एक शर्ट की सिलाई करने के 100 रुपए लेता हूँ। तो लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपए। यही टेलर कहता है मैं एक पैंट सीलने के 150 रुपए लेता हूँ। जितनी मर्जी मुझे पैंट दे दो, एक पैंट का 150 रुपए रेट है, तो एक पैंट के 150 रुपए उससे देने पड़ेंगे। एक टी शर्ट के कितना रेट है? एक टी शर्ट के 200 रुपए रेट है। एक टी शर्ट 200 रुपए में सील के तैयार होगी। यहाँ पर टेलर जो कॉस्ट चार्ज कर रहा है, जो पैसा ले रहा है, वो किस हिसाब से ले रहा है? पर यूनिट बेसिस पे। और आपको वैसे ही पता है, आप किसी टेलर के पास जाओ कुछ सिलवाने के लिए तो वो पर पीस के हिसाब से ही आपसे पैसे लेता है। वो बताता है आपको अगर पैंट सिलवानी है तो एक पैंट का ये रेट है, शर्ट सिलवानी तो एक शर्ट का ये रेट है। तो उसने पर पीस के हिसाब से बताया कि एक शर्ट सीलने के 100 रुपए, एक पैंट सीलने के 150 रुपए, एक टी शर्ट सीलने के 200 रुपए। तो अब शर्ट बनाने के लिए मटेरियल लगा कपड़ा, कपड़ा कितने का लगा ये भी पता चल गया। पैंट बनाने में कपड़ा कितने का लगा ये भी पता चल गया। टी शर्ट बनाने में कपड़ा कितने का लगा ये भी पता चल गया। अब ये जो कपड़ा लगा ये मटेरियल है, और मटेरियल भी ऐसा मटेरियल है जो इजीली हमें पता चल जा रहा है कि पर यूनिट प्रोडक्ट के अंदर कितना मटेरियल लगा है, कितनी कॉस्ट का मटेरियल लगा है। तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक शर्ट के ऊपर कितने रुपए का मटेरियल लगा है, एक पैंट के ऊपर कितने का मटेरियल लगा है, एक टी शर्ट के ऊपर कितने का मटेरियल लगा है। उसी तरीके से हम ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एक शर्ट के ऊपर कितने की लेबर लगी है, एक पैंट के ऊपर कितने की लेबर लगी है और एक टी शर्ट के ऊपर कितने की लेबर लगी है। तो जो कॉस्ट हम पर यूनिट बेसिस पर इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट। जो मटेरियल हम पर यूनिट पे इजीली बता पाते हैं उस मटेरियल को कहते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। जो लेबर की कॉस्ट हम इजीली पर यूनिट बेसिस पे बता सकते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। उसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे हूँ तो रोहन जो है वो डिजाइनर शर्ट्स बनाना चाहता है, डिजाइनर पैंट्स बनाना चाहता है, डिजाइनर टी शर्ट्स बनाना चाहता है। अब उसको डिजाइनर टी शर्ट, डिजाइनर पैंट, डिजाइनर शर्ट बनानी है। जिस डिजाइन की वो बनाना चाहता है वो डिजाइन जो है ऑलरेडी किसी ने पेटेंट करवा रखा है। अब रोहन उसको कैसे बनाएगा? मैंने आपको बताया था। अब रोहन जाएगा उस पर्सन के पास जिस पर्सन ने इस डिजाइन को पेटेंट करवा रखा है और उससे जाके कहेगा कि मुझे आप अपना डिजाइन यूज करने दो और इसके बदले में मैं आपको रॉयल्टी पे कर दूंगा। और रॉयल्टी जो पे करने की बात हुई है वो पर यूनिट बेसिस पे हुई है, यानी पर पीस ऑफ शर्ट, पर पीस ऑफ पैंट, पर पीस ऑफ टी शर्ट। क्योंकि बेसिकली हम रॉयल्टी जब पे करते हैं तो पर यूनिट बेसिस पे ही पे करी जाती है रॉयल्टी। तो रोहन ने रॉयल्टी पे करी। अब रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है क्योंकि रोहन रॉयल्टी पर यूनिट बेसिस पे कर रहा था। तो रोहन को इजीली कन्वीनियंटली पता चल रहा था कि आखिर उसकी पर यूनिट रॉयल्टी कॉस्ट कितनी आ रही है, और रॉयल्टी हमारी एक्सपेंस कॉस्ट होती है। अब जब कोई एक्सपेंस कॉस्ट हम इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पाते हैं पर यूनिट बेसिस पे, तो वो एक्सपेंस कॉस्ट हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट कहलाती है। तो हमें आसानी से पता चल गया कि आखिर एक शर्ट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, एक शर्ट बनाने में डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, एक शर्ट बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग रहा है।
उसी तरीके से हमें पैंट के बारे में पता चल गया, एक पैंट बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी तरीके से टी शर्ट के बारे में पता चल गया। तो हमने इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर लिया डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे। तो क्लियर हो गया आपको डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई ऑन पर यूनिट बेसिस। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है, जिसके बारे में हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा, कन्वीनियंटली इजीली पता चल जाएगा कि पर यूनिट बेस की कॉस्ट क्या है। इट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट के 3 ही कैटेगराइजेशन होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो क्लियर हो गया आपको डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब देख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, दोज मटेरियल विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई विद ईच इंडिविजुअल यूनिट, प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस। Therefore, डायरेक्ट मटेरियल बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अभी डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं जो समझानी जरूरी है। दोज मटेरियल विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई, वो मटेरियल जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाता है, जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है विद ईच इंडिविजुअल यूनिट, हर एक इंडिविजुअल यूनिट में कितना मटेरियल लगा है, अगर इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं तो हम उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ पर ईच इंडिविजुअल यूनिट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का इंडिविजुअल यूनिट तो ठीक है। अब ये जॉब और प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक चैप्टर आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग, उसमें हम जॉब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कई सारे, तो वैसे भी हमें वहां क्लियर हो जाना है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है क्या है, जॉब का मतलब क्या होता है। देखो 2 टर्म होती हैं, एक होता है जॉब और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जॉब आपकी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है और जबकि कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलता है, एक से ज्यादा ही साल के लिए चलता है। आप कोई फ्लाईओवर तैयार करोगे, कोई रोड बनवाओगे, कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनवाओगे तो उसमें 1 साल से ज्यादा का टाइम तो लग ही जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 1 से ज्यादा साल के लिए होते हैं, तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। यही जॉब कॉस्टिंग की बात करूं तो जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन बिजनेस है। अब जॉब कॉस्टिंग को लेकर मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दूं तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है वर्क डन अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे कर रहे हैं। एक कस्टमर आया, वो कस्टमर ने आके बोला मुझे जो है स्पेशली इस टाइप के प्रोडक्ट बना के दे दो, हमने बना के दे दिया। दूसरा कस्टमर आया, उसने कुछ और रिक्वायरमेंट रखी, उसने बोला मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके ऊपर से नीचे कुछ इनोवेशन करके बना के दे दो, मुझे मेरे लिए स्पेशलाइज चाहिए, मुझे अपने नीड्स के लिए चाहिए। तो हमने उसके लिए उस टाइप का प्रोडक्ट बना दिया। तो जैसे जैसे कस्टमर, जिस टाइप के कस्टमर आते रहेंगे, उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से अपना सामान बनाएंगे और उनको दे देंगे। एग्जाम्पल मैं आपको उसके देता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस। कोई प्रिंटिंग प्रेस है, अब उस प्रिंटिंग प्रेस में कोई कार्ड छपते हैं, फंक्शंस के कार्ड छपते हैं। तो कोई पर्सन आता है, बोलता है मुझे इस टाइप का कार्ड बना के दे दो, मुझे जो है कोई बर्थडे पार्टी करवानी है, मुझे इस पर्टिकुलर टाइप का कार्ड बना के दे दो। तो हम उसको उस टाइप का कार्ड बना के दे देंगे। बर्थडे पार्टी का कार्ड एक अलग तरीके से बनाया जाएगा, स्पेशली उसने बनवाया तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा डिजाइन वो चूज करेगा, प्रिंटिंग प्रेस वैसा ही डिजाइन बनवाएगी। जो वाला फॉन्ट वो यूज करने को कहेगा वही वाला फॉन्ट यूज करा जाएगा, जो कलर वो कहेगा वही कलर होगा। स्पेसिफिक उसके लिए काम हो रहा है, जैसा वो ऑर्डर दे रहा है वैसा ही उस ऑर्डर पे काम करा जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर पे काम हो रहा है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर काम आता है, उस काम को हम कर रहे होते हैं तो हम उसको जॉब ऑर्डर का नाम दे देते हैं। हम बोलते हैं जॉब ऑर्डर 5 में ये काम हो रहा है, जॉब ऑर्डर 6 में कोई दूसरा काम हो रहा होगा, जॉब ऑर्डर 7 में कोई तीसरा काम हो रहा होगा। अलग अलग कस्टमर आएगा, अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट करेगा। अब मान लो ये आया एक कस्टमर जिसने बर्थडे की रिक्वायरमेंट करी थी, मुझे बर्थडे का कार्ड बनवा के दो। कोई दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरे घर पे जो है मैरिज है, उसके लिए मैरिज का कार्ड बनवा के दो। अब मैरिज के कार्ड जो होता है वो अलग बनता है बर्थडे के कार्ड से, उसमें कुछ अलग रिक्वायरमेंट करेगा, वो कुछ अलग तरीके से उसमें डिजाइनिंग करवाएगा, कुछ अलग उसका कलर होगा, उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रिंटिंग प्रेस अलग तरीके से काम करेगी। तो जो पहला कस्टमर आया तो उसने बर्थडे का ऑर्डर दिया, उसको बोल दिया हमने कि इसके ऑर्डर को हम जॉब का नाम दे देते हैं, ये जॉब नंबर 4 है। जबकि दूसरा कस्टमर आया, दूसरे कस्टमर ने भी कार्ड ही बनवाने की बात करी, लेकिन उसने मैरिज का कार्ड बनवाने की बात करी। तो प्रिंटिंग प्रेस ने देखा कि इसमें अलग काम करना है बिल्कुल, और जो बर्थडे का कार्ड था उसमें बिल्कुल अलग काम करना है। दोनों के डिजाइनिंग में, दोनों के कलर में, दोनों के फॉन्ट साइज में बहुत डिफरेंस है। तो दोनों को ये अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए स्पेशल अपना अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो उसने जो मैरिज वाला कार्ड था उसको बोल दिया कि ये जॉब नंबर 6 हो गया मेरा,
बर्थडे वाले कार्ड को जॉब नंबर 4 का नाम दे दिया, दूसरे कार्ड को जॉब नंबर 6 का नाम दे दिया। उसी तरीके से कोई तीसरा पर्सन आया, तीसरा पर्सन आके बोला मेरी नौकरी लग गई, अब मुझे जो है इसके लिए पार्टी देनी है। अब पार्टी देनी है तो पार्टी का कार्ड छपवा दो। अब पार्टी का कार्ड छपवा दो तो जॉब लगी है किसी की, उसके लिए पार्टी देनी है, उसके कार्ड छपवाने, तो वो एक अलग तरीके से छपेंगे। अब वो पर्सन खुद उसमें से सिलेक्ट करेगा कि मुझे कौन सा टाइप का डिजाइनिंग का चाहिए, मुझे कौन सा टाइप का कलर चाहिए, कौन सा टाइप का फॉन्ट साइज चाहिए, वो अपना अलग से तय करेगा। तो उसके लिए एक अलग काम करना पड़ेगा। तो एक ही प्रिंटिंग प्रेस को अलग अलग कितने सारे जॉब पे काम करना पड़ रहा है, कितने सारे अलग अलग ऑर्डर्स पे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर भले ही बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन करें, छोटा सा काम है, करके कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन का काम है, करके हम दे देंगे। लेकिन वो 2 से 3 दिन हर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे काम हो रहा है, जो जैसा जैसा ऑर्डर दे रहा है उस तरीके से हमें अलग अलग काम करना पड़ रहा है। तो एक ही प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है। मैंने आपको अभी एक ही एग्जांपल दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर जॉब कॉस्टिंग होती क्या है, जॉब होती क्या है। बाकी हम जॉब कॉस्टिंग को लेकर जब डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, कई सारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पर रिलेट करते हैं उसको ईच इंडिविजुअल यूनिट के लिए। अगर आप मटेरियल की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। तो इंडिविजुअल यूनिट हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट हमारा जॉब हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। एक बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार होता है 3-4 अलग अलग प्रोसेस से। मतलब कोई प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर होकर फिनिश गुड तक जा रहा है, उसको जाने में बीच में 3-4 प्रोसेस से होकर गुजरना है। मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। और अगर हम हर प्रोसेस की मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं हम ईच इंडिविजुअल प्रोसेस की मटेरियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जो मटेरियल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं हर पर्टिकुलर प्रोसेस की, वो मटेरियल कॉस्ट हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आ जाएगी। प्रोसेस को लेकर हमारे पास स्पेशली एक चैप्टर है, स्पेसिफिक एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का। उसके अंदर हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत सारे हमें उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर। मैक्सिमम टाइम उसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो वहां पर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रोसेस के बारे में, आखिर प्रोसेस होता क्या है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो गया वो मटेरियल जो हम इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए, और वो इंडिविजुअल यूनिट हमारा प्रोडक्ट भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है। देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल बिकम पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शर्ट पैंट, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है हमारा क्लोथ, तो क्लोथ जो है हमारे फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। फिनिश प्रोडक्ट क्या था हमारे सामने, पैंट शर्ट और टी शर्ट, ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट थे, इसका पार्ट बनेगा हमारे डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल क्लोथ है तो क्लोथ हमारे इन सब का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जो आप इजीली कन्वीनियंटली ईच इंडिविजुअल यूनिट पे फाइंड आउट कर सको और वो आपके फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। एग्जांपल इसके देख लेते हैं, कई सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे। बेसिक रॉ मटेरियल सच एज कॉस्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शर्ट, वो तो आपको पता ही है। टिम्बर इन फर्नीचर, अब फर्नीचर में जो टिम्बर इस्तेमाल होती है, लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो लकड़ी फर्नीचर के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। और आप पर्टिकुलरली बता सकते हो कि एक फर्नीचर बनाने में कितने किलो लकड़ी लगी, ये हम इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लकड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पता नहीं लगा सकते। स्पेशली जो है जब फर्नीचर बनते हैं तो फर्नीचर को देखा जाता है कि इसमें कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई, क्योंकि सब एक ही नाप की बनानी है, सब एक ही साइज की बनानी है। वो जो लकड़ी की कटाई होगी, वो लकड़ी कटेगी तो वो एक ही साइज की कटेगी, नाप के काटी जाती है। आपको पता होगा कि आखिर कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कितनी लकड़ी की कॉस्ट है, कितना हमारे एक फर्नीचर बनाने में लकड़ी लग रही है, कितना जो है हमारी मटेरियल की कॉस्ट इनकर हो रही है एक पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने में। पेपर इन बुक्स, अब बुक्स के लिए पेपर रॉ मटेरियल है और आप इजीली बता सकते हो कि एक बुक के अंदर कितना पेपर यूज हुआ। आसानी से पता चल जाता है कि एक बुक के अंदर कितना पेपर इनकर हुआ, कितना पेपर यूज हुआ। एक बुक के अंदर जितने पेजेस है उतना पेपर इस्तेमाल हुआ, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आखिर पेपर की जो कॉस्ट है वो कितनी लगी एक बुक के अंदर। उसी तरीके से मैं पेन के अंदर की प्लास्टिक की बात करता हूँ, प्लास्टिक इन पेन, पेन के लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल है और ऐसा रॉ मटेरियल है जो हम इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पेन बनाने में कितना प्लास्टिक लगा, कितने रुपए का प्लास्टिक इनकर हुआ, कितने रुपए का प्लास्टिक कंज्यूम हुआ, तो आप आसानी से बता सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं और एग्जांपल्स की, ब्रिक्स और सीमेंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हम पता लगा सकते हैं आसानी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी ईंटें लगी, कितने सीमेंट के कट्टे लगे, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल है जो इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और जब प्रोडक्ट बनके तैयार होता है तो ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट भी होते हैं। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मटेरियल और क्या क्या हो सकता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, अभी हमने देखा था रॉ मटेरियल हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, उसी तरीके से प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके बिना आपका प्रोडक्ट
सेलेबल कंडीशन में आ ही नहीं सकता, रेडी फॉर यूज की कंडीशन में आ ही नहीं सकता। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? दूध की बात अगर मैं करूं तो क्या आप दूध को बेच सकते हो बिना प्लास्टिक पैकिंग करके? उसके ऊपर दूध एक लिक्विड आइटम है, आपको प्लास्टिक में पैक करना ही होगा, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक में उसको पैक नहीं करोगे तो आप उसको बेचोगे किस तरीके से? आप उसको इधर से उधर शिफ्ट कैसे करोगे? इधर से उधर पहुंचाओगे कैसे? तो अगर आपको मिल्क बेचना है तो आपको उसको प्लास्टिक पैकिंग में पैक करना ही होगा। प्लास्टिक पैकिंग हमारे लिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, और मैंने आपको बताया प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हमारा डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से बॉटल फॉर वाटर, आप पानी खरीदते हो मार्केट से, आपने देखा होगा, आप बिस्लरी की बोतल खरीदो मार्केट में जाके, ये तो है नहीं वो कहेगा, दुकानदार कहेगा हाथ आगे करो मैं आपको पानी पिलाता हूँ, या डायरेक्टली मुंह खोलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। अब वो पानी मार्केट में बिक ही नहीं सकता बिना बॉटल में डाले। तो जो प्लास्टिक बॉटल होती है वो प्लास्टिक बॉटल आपके लिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फिनिश गुड है, वो बिक ही नहीं सकता बिना प्राइमरी पैकिंग मटेरियल के। उसी तरीके से अगर मैं जूस की बात करूं तो जूस किस में आता है? जूस आता है हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स में, वो जो बाहर से गत्ते वाला बॉक्स होता है जिसमें हम जूस अंदर से लेकर आते हैं। आपने रियल का जूस पिया होगा, कई सारे जूस पिए होंगे अलग अलग, वो जूस किस में होता है? कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, बाहर से गत्ते वाले बॉक्स में पैक होता है। ये तो है नहीं कि वो खुला बेचना शुरू कर देंगे उस जूस को, कंपनी उसको खुला तो बेच नहीं सकती। तो ये तो एसेंशियल पैकिंग है, एसेंशियल मटेरियल है। आपका फिनिश प्रोडक्ट सेल करने लायक हो ही नहीं सकता अगर उसमें प्राइमरी पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल ना हो। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होता है। उसी तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स जूस का हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा। बैग्स फॉर सीमेंट, अब सीमेंट के कट्टे आते हैं, सीमेंट कट्टों में पैक करा जाता है नाप के, इतने किलो सीमेंट एक कट्टे में, इतने किलो सीमेंट का एक कट्टा, इतने किलो सीमेंट के 2 कट्टे, तो बैग्स के अंदर डाला जाता है। अब वो बैग्स के अंदर अगर नहीं डालेंगे तो उसको बेचेंगे कैसे? बेचने के लिए उसको बैग में डालना जरूरी है। वो जो बैग होता है वो बैग हमारा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतने काफी हैं। जब हम मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे तो आगे हम और सारे एग्जांपल देख लेंगे। तो अभी के लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि आगे डायरेक्ट लेबर क्या होता है। अब अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो डायरेक्ट लेबर क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट लेबर which directly engage in conversion of raw material into finished product and which can be conveniently identified with the production of a particular product, job or process. तो डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो डायरेक्टली एंगेज रहता है, यानी जो डायरेक्टली काम करता है किस चीज में? कन्वर्जन करने में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट। मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री के अंदर जो पर्सन, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर या जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है, मशीन चला रहा है, सामान बना रहा है, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। समोसे वाले एग्जांपल पे जाऊं तो जो समोसे तल रहा है, जो समोसे बना रहा है, जो आलू का पेस्ट बना रहा है, जो आलू को मैदे में भर रहा है और फाइनली उसको तल रहा है, वो डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर है। सीधी बात है, वो बना रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है। तो जो पर्सन प्रोडक्ट को तैयार करता है, डायरेक्टली बनाता है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो वो बनाएगा तो सीधी बात है वो पर्टिकुलरली कोई पेमेंट लेगा, बनाने की पेमेंट लेगा। मैंने आपको बताया था ह्यूमन एफर्ट्स की पेमेंट करनी पड़ती है, तो पेमेंट जो है पर यूनिट के हिसाब से लेगा। सीधी बात है, मैं दिन के लगभग इतने समोसे बनाऊंगा तो इतने समोसे की मैं इतनी पेमेंट लूंगा। मान के चलो दिन भर में 100 समोसे बनते हैं और 100 समोसों के लिए वो 500 रुपए चार्ज करता है, तो एक समोसे के लिए वो 5 रुपए ले रहा है। हम आसानी से निकाल पा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप आसानी से इजीली कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट ले रहा है, वो पर यूनिट लेबर कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि ये लेबर जो है एक प्रोडक्ट बनाने की, एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने की आखिर कितनी कॉस्ट मांग रहा है। तो जो पर्सन डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली एंगेज होता है इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट को हम आसानी से इजीली कन्वीनियंटली पर यूनिट बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए वो हमारी डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब दोबारा पढ़ के देखो, इट रेफर्स टू दैट लेबर which directly engage in conversion of raw material into finished product and which can be conveniently identified with the production of particular product, job or process. अब मैं डायरेक्ट लेबर का मतलब सीधे सीधे कह रहा हूं, जो पर्सन सामान बना रहा है, जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है, डायरेक्ट लेबर के अंदर मैं उस लेबर को बिल्कुल नहीं जोड़ रहा जो सामान बनाने में कोई और मदद कर रहा है। सामान किसी फैक्ट्री में बन रहा होगा, अब फैक्ट्री की साफ सफाई करने में कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, फैक्ट्री की गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कर रहा होगा, तो उन सब की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। वो लेबर डायरेक्ट लेबर नहीं होते। डायरेक्ट लेबर सिर्फ वही लेबर होता है, डायरेक्ट लेबर सिर्फ वही पर्सन होता है जो पर्सन सीधे सीधे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, सीधे सीधे डायरेक्टली काम करता है प्रोडक्ट के ऊपर। जो मशीन चला रहा है वो हमारा डायरेक्ट लेबर है। अगर प्रोडक्ट हाथ से बनकर तैयार हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो हमारा डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, डायरेक्टली एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट।
इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, डायरेक्ट लेबर रेफर्स टू डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स हु आर डायरेक्टली कनेक्ट विद प्रोडक्शन। साफ साफ लिख दिया गया। डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया वो वर्कर जिसको डायरेक्ट वेजेस पे करी जाती है, और वो वर्कर कौन होगा, जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा प्रोडक्शन से। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली कनेक्ट है वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। डायरेक्ट लेबर को और भी हम कई नामों से जानते हैं। डायरेक्ट लेबर आर आल्सो नोन एज प्रोडक्टिव लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ऑपरेटिंग लेबर, प्रोसेस लेबर। तो हम कई अलग अलग नामों से डायरेक्ट लेबर को पहचानते हैं, आपको ये सब नाम पता होने चाहिए। एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। वेजेस फॉर अ वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन चेयर। वुडन चेयर बनाने में जो पर्सन इन्वॉल्व है, वुडन चेयर बनाने में कौन से पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एक लकड़ी की चेयर बन रही है, जो लकड़ी काट रहा है डायरेक्ट लेबर है, जो लकड़ी को जोड़ रहा है उसमें कीले ठोक के उसको एक शेप दे रहा है चेयर की, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। अगर चेयर के ऊपर गद्दी लगानी है, गद्दी चिपकानी है, तो जो गद्दी चिपका रहा है, गद्दी लगा रहा है, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। जो गद्दी बना रहा है वो भी हमारे लिए डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया जो फिनिश प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना रहा है, सीधा सीधा उसका हाथ है फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करने में, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कहलाता है। वेज इज पेड टू टेलर इन मेकिंग ड्रेस। टेलर जो हमारे लिए ड्रेस की सिलाई करके दे रहा है, जो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। उसको आप कोई पेमेंट करोगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। उसी तरीके से वेजेस पेड टू लेबर एम्प्लॉयड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साइड में जो वर्कर्स काम करते हैं, वो या तो कोई बिल्डिंग बना रहे होंगे, रोड बना रहे होंगे, फ्लाईओवर बना रहे होंगे, तो जो भी बना रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं वहां कंस्ट्रक्शन साइड पे, वो सीधे सीधे डायरेक्ट लेबर है। उनको जो वेजेस पे करी जाती है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की।